नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं ऊषा प्रेमदा द्वारा रचित उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज में। सुषमा के दोनों भाई उसे लेने स्टेशन आए थे। सामान उतरवा कर चलने पर संजय ने पूछा, जी मेरे लिए जैकेट लाई हो? लाई हूँ पगले, उतावला क्यों होता है? सुषमा ने उसके बाल बिखराते हुए कहा। घर पहुंचकर सभी उसका बक्स खुलने की प्रतीक्षा में इधर उधर मड़राने लगे। अरे उसे चैन भी लेने दोगे? माँ ने डांटा। मुस्कुराती हुई सुषमा ने बक्स खोला। सबसे पहले निकली संजय की लेदर जैकेट, बिन्ने के लिए सिली हुई कमीजें, निरूपमा के लिए ऊन और प्रतिमा के सलवार कमीजों के कपड़े और मैचिंग दुपट्टे। सबसे आखिर में पिताजी के लिए एक बढ़िया कंबल और माँ के लिए साड़ी। छपी हुई साड़ी उलटते पुलटते माँ ने, अरे मेरे लिए क्यों लाई है? मैं क्या करूंगी? तुम ही लोग पहनो ओढ़ो। पर वो मुस्कुरा रही थी। रखते हुए बोली, वकील साहब के पोते का नामकरण होगा तो पहनूंगी। अच्छा, नारायण के लड़का हुआ है? सुषमा ने बक्स में ताला लगाते हुए पूछा। हाँ। इस बार माँ के स्वर में उल्लास न था। उन्होंने एक लंबी सांस ली और सुषमा से चाबी लेकर ऊपर कमर में खोस ली। चलो मुंह हाथ धो लो, कपड़े बदल लो, खाना लगा दो, उन्होंने कहा। रात को सुषमा ने आग्रह किया कि पिताजी नया कंबल ओढ़े। वो उनका हुक्का भरकर ले आई और पास बैठ गई। उसके मन में गहरा संतोष था और सबसे घिरकर बड़ा अच्छा अच्छा लग रहा था। कितनी का लिया बेटा? कंबल के नरम रोए पर हाथ फेरते हुए शर्मा जी ने पूछा। 63 रुपए का। क्यों इतना खर्च करती हो? इतना महंगा कंबल लेने की क्या जरूरत थी? पिछले साल ही तो मेरी रजाई में नई रुई पड़ी है। कुछ देर बाद बोले, मैं तुम्हारे लिए कुछ न कर सका। उनके स्वर के भीगेपन में सुषमा डूबकर रह गई। उसने खुले हुए पैरों को धोती से ढकते हुए मंद स्वर में कहा, इतना सब तो किया है आपने, पढ़ाया लिखाया और स्वयं उसका कंठ भराया। वह सिर झुकाकर अपने साड़ी पर छपे मोर और हाथियों की पंक्ति देखने लगी। पर उस क्षण उसके मन में वे सारी शिकायतें जाग उठी थीं जो उसे अपने पिता के प्रति थीं। कृष्णा मौसी ने ठीक ही कहा था। यदि पिताजी चाहते तो क्या उसका विवाह नहीं कर सकते थे? लोग लाख प्रयत्न कर बेटी के ब्याह का सामान जुटाते हैं। क्या उसी के पिता अनोखे थे? बात असल यह थी कि उन्होंने यह चाहा ही नहीं कि सुषमा की शादी हो। उनके अंतर मन में यह बात अवश्य होगी कि सुषमा से उन्हें सहारा मिलेगा। वह पढ़ने में प्रारंभ से ही तेज थी और साथ ही बड़ी आज्ञाकारिणी भी। वह जब एमए फाइनल में थी तब तो उसकी शादी करीब करीब तय भी हो गई थी। मामा बीच में पड़े थे पर पिताजी ही ढील दे गए। माँ के अफसोस करने पर उन्होंने कहा था, निर्मला को देखो, नौकरी करती है, आराम से रहती है। हमारी सुषमा भी वैसे ही रहेगी, उसे कोई तकलीफ ना होगी। उनके रिटायर होने में तो केवल 3 साल बाकी थे और बच्चे छोटे थे। उस समय सुषमा की शादी करने से उनकी सारी आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ हो जाती। इस ज्ञान ने सुषमा के अंदर न जाने कितना कड़वापन भर दिया। उसकी शादी नहीं होगी, यह उसने कल्पना भी नहीं की थी। पर उस समय वह न जाने कितनी दृढ़ हो गई। नौकरी के लिए उसे कितना भटकना पड़ा और अब इस नौकरी को पाकर उसे लगा कि तूफान से बचकर उसकी जीवन नौका एक शांत बंदरगाह पर आ पहुंची है। दीवार से टेक लगाए बैठी सुषमा ने लंबी पलकें उठाकर पिता को देखा। उनके थके बूढ़े चेहरे को देखकर उसे लगा कि उसने उनके साथ अन्याय किया है। उन्होंने कभी न चाहा होगा कि उनकी बेटी अविवाहित रह जाए, पर उनकी अपनी व्यवस्थाएं रही होंगी जिन्हें वह समझ ना पाई होगी। मन ही मन न जाने वह कितना घुल गए होंगे, अपनी व्यवस्थाओं में उलझ कर रह गए होंगे और सुषमा को उस असामर्थ्य की कचोट का आभास भी न हुआ होगा। खुले दरवाजे से ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और सुषमा का शरीर सिहर उठा। उसे लगा जैसे अभी अभी किसी की उंगलियां उसकी बाह को सलवाती हुई चली गईं। अम्मा सुबह से ही जिद कर रही थी कि सुषमा भी साथ चले। सुषमा का मन बिल्कुल भी ना था, पर माँ का दिल रखने के लिए तैयार हो गई। नीरू जब से बड़ी हो गई थी, माँ उसे सब जगह सजा सवार कर साथ ले जाती थी।
कि 4 लोग देखें और चर्चा करें कि शर्मा जी की मझली लड़की बड़ी सुंदर है। सुषमा ने बच्चों के लिए चांदी का झुनझुना खरीद लिया। वकील साहब के घर बड़ी चहल पहल थी। 2 लड़कियों के बाद यह पहला पोता हुआ था। नारायण बाहर ही उन्हें मिल गया। तुम तुम कब आई? कितना सहज और स्वाभाविक था उसका कंठ। काफी दिन हो गए, सुषमा ने उत्तर दिया। आज आने की फुर्सत मिली? नारायण ने उलाहना दिया। आज भी कहाँ आ रही थी? निरुपमा ने कहा। बड़ी मुश्किल से आई हैं। क्यों आएंगी भला? बड़ी रोबदाब वाली हो गई हैं। नारायण सुषमा को चिढ़ाने लगा। उसकी दृष्टि सुषमा से मिली और बंद कर रह गई। सुषमा ने पाया कि नारायण के मुस्काने में अब भी थोड़ा सा खुटका दांत दिखाई देता है। उसने साड़ी के पल्ले से पीठ ढकते हुए कहा, तुम ही कौन कम बड़े हो गए हो? तुम क्यों नहीं आए? नारायण मुस्कुराकर रह गया। अपनी साड़ी को छिड़काव की गई गीली मिट्टी से बचाती हुई सुषमा अंदर चली गई। बरामदे में फर्श पर औरतों और बच्चों की भारी भीड़ थी। उसकी माँ ने संकोच, मैली और जगह जगह से फटी दरी की परवाह न कर अपनी परिचित स्त्रियों में जा बैठी। सुषमा ने किनारे खड़े वो सब पर एक दृष्टि डाली। नारायण की बहन प्रभा भीड़ में से उठी और उसके पास आकर बोली, नमस्ते दीदी, चलिए आपको भाभी के कमरे में ले चलूं। नारायण की पत्नी ने बड़े स्नेह से उसका स्वागत किया। सुषमा ने बच्चे के पलंग पर उपहार का पैकेट रख दिया और बैठ। प्रभा ने बच्चे को उठाया और सुषमा की गोद में दे दिया। सुषमा ने उसके मुलायम गाल को छूते हुए पूछा, इसका क्या नाम रखा गया है? नारायण दादा तो इसका नाम अमित रखना चाहते हैं। अम्मा ने आनंद रखा है, प्रभा ने बताया। रेशमी पीले कुर्ते में बच्चा बड़ा प्यारा लग रहा था। सुषमा उसे मुग्ध दृष्टि से देखती रही। उसने हल्के से उसके गाल छुए और वह अचानक रो पड़ा। जल्दी से उसकी माँ को देखकर सुषमा मुड़ी तो देखा कि कमरे में नारायण आ गया था। बच्चे को खिलाते हुए नारायण की पत्नी ने कहा, देख बेबी, तेरी आंटी कहेंगी कि बड़ा रोता है। सुषमा के चेहरे पर किसी ने कृत्रिम मुस्कान छिपा सी दी थी। नारायण अपने छोटे से संसार में कितना संतुष्ट और सुखी दिखता था। क्या इस क्षण उसे याद नहीं आ रहा होगा कि कभी उसने सुषमा की चाहना की थी? सुषमा ने नजर बचाकर नारायण को देखा। नारायण भी उसे देख रहा था। उस दृष्टि विनिमय में कोई भी संदेश, अतीत की कोई परछाई नहीं थी। वह दृष्टि धुली, स्वच्छ और गर्वित थी। सुषमा ने हाथ बढ़ाकर नारायण की बिछली लड़की को अपनी ओर खींचते हुए कहा, तुम रश्मि हो ना? किस क्लास में पढ़ती हो? जो छाया नारायण के चेहरे पर नहीं थी, उन्हीं ने सुषमा को गहरे अवसाद में ढक दिया था। नारायण की पत्नी के पीले मुख पर बड़ी आभा थी। घर बाहर सब ओर से उस पर सुख कामनाओं और आशीषों की वर्षा की जा रही थी। सुषमा एक अपरिचित मात्र बनी यह सब दूर से देख रही थी। उसके मन में बहुत पुरानी एक चोट फिर से टीस उड़ले उठी। बचपन से एक स्वप्न मन में सजोया था, जिसका केंद्र नारायण था। सुषमा के आगे 19 बरस की एक शर्मीली लड़की आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा रह रहकर लाल हो उठता था और पलकें थीं कि लाज के मारे उठ ही नहीं पा रही थीं। समय के इतने लंबे अंतराल के बाद भी सुषमा उस लड़की को बड़ी स्पष्टता से देख उठी। वह घर की धुली लाल किनारे की सफ़ेद साड़ी पहनी थी। बाल सुबह से नहीं संवारे थे। वह रह रहकर चोटी के खुल गए बालों को उंगली पर लपेटने लगती थी। उस दिन के बाद वह बहुत ही मीठे सपनों में डूबी रहने लगी। कॉलेज जाती, पर सारे समय वह क्लासरूम की खिड़की के बाहर देखा करती। कभी कभी उसकी दृष्टि खिड़की पर आ बैठे गौरैया के जोड़े पर चली जाती और उसका दिल एक अनजाने वेग से धड़कने लगता। सुषमा के आगे वह लड़की एक बार फिर आ खड़ी हुई। वह घर की धुली सफ़ेद साड़ी पहने थी। उसके होठ रह रहकर काँप उठते थे। उसकी आंखें निरंतर रोने से लाल थीं। उसका मन पढ़ने में नहीं लगता। जब कभी उसकी दृष्टि क्लासरूम में चक्कर काटकर उड़ते गौरैया के उस जोड़े पर जाती, उसका दिल एक जानी पहचानी पीड़ा से भर उठता। वकील साहब की बहुत प्रतिष्ठा थी। वह नारायण की शादी बड़े ऊंचे घर में करना चाहते थे। उनकी पत्नी ने सुषमा के लिए बहुत हठ किया, पर वकील साहब ने नारायण की शादी कहीं और तय कर दी। सुना नारायण को वह लड़की पसंद नहीं थी। सुना उस लड़की के पिता सिविल सर्जन थे और दहेज से घर आंगन भर गया था। सुषमा की माँ बहू देख कर लौटी तो व्यंग से बोली, अरे बहू तो एकदम काली है। वकील साहब को बड़ा घमंड था। देखना मेरी सुषमा कितनी अच्छे घर जाएगी।
यह विचार सुषमा को जरा भी सांत्वना न दे सका था। वो अनंत रातें आंचल मुंह में ठूस कर रोते भी थे। कोई कितना रो सकता है, इसका अनुमान उसे स्वयं न था। कितना अपरिमित सागर लहराता है पलकों की ओट में, वह उसने पहली बार जाना। अब नारायण के घर से लौट बिना कपड़े बदले ही वह बिस्तर पर लेट गई। खाने के समय माँ ने प्रतिमा को उसे बुला लाने को भेजा। प्रतिमा ने उसे हिलाकर कहा, जीजी चलो खाने, मेरा मन नहीं हो रहा है। वहां पर काफी खा लिया है, सुषमा ने कहा। प्रतिमा लौट आई और माँ से कह दिया। माँ उठकर स्वयं गई और बोली, कुछ तो खा ले सुषमा, वहां भी तो कुछ नहीं खाया। सुषमा तुरंत उठकर बैठ गई। मैं तो आ रही थी। मन में ढेर सी शर्म आई। माँ इतनी सरल नहीं जितनी समझी जाती हैं, कहीं उन्हें भी वह सब याद ना आ रहा हो। अम्मा ने फूली हुई रोटी को राख झाड़ी और थाली में डालकर बोली, रूप को रोवे भाग भी खोवे। बड़ा जबरदस्त भाग लेकर आई है नारायण की बहू। देखो तो सभी कुछ था, अब लड़का भी हो गया। माँ के शब्दों में खेद था और थोड़ी सी लालसा मिश्रित ईर्ष्या भी। सुषमा के मौन का ख्याल न करती हुई वो अपने ही विचारों के तारतम्य को शब्द देती गई। वकीलन तो बहुत चाहती थी, वह राजी ही नहीं हुए। जिसका जहाँ जिससे सहयोग जुड़ा होता है वही होता है, हमारे करने न करने से क्या होता है। सुषमा ने सोचा कि अपनी असमर्थता की सफाई से भाग्य पर डाल माँ ने अपने को समझा लिया है। वह समझ नहीं सकी कि माँ चाहती क्या है। इस तरह के उत्सव में सम्मिलित हो वह सदैव असंतुष्ट हो जाती है। वह चुपचाप कौर निगलने लगी। मीनाक्षी का पत्र सुषमा को बहुत उद्विग्न कर गया। वह देर तक पत्र को हाथ में लिए बैठी रही। प्रतिभा ने उससे बड़े विचार मग्न होकर देखा तो पूछा, जीजी किसकी चिट्ठी है? मेरी एक सहेली है, उसकी शादी कलकत्ता के एक बिजनेसमैन से तय हो गई है। प्रतिमा की आंखें गोल हो गईं। तब तो बड़े अमीर होंगे। शायद, कहते हुए सुषमा ने चिट्ठी तकिए के नीचे रख दी। मीनाक्षी कभी लंबी चिट्ठी नहीं लिखती थी, पर इस बार उसने अपने मन की गांठें खोल दी थी। मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ कि दिनेश जी का और मेरा संसार बिल्कुल भिन्न है। उनसे विवाह कर मैं एक नई अपरिचित दुनिया में प्रवेश करूंगी। वह हमेशा कॉकटेल पार्टी, डिनर एंड डांस तथा ब्रिज की बातें करते हैं। कौन सी कार की बॉडी और किसका इंजन। मैं अगर उसमें जापाल सात्रे की बात छेड़ दूं, वह कितने चकित होंगे। पर सच बात है सुषमा कि मैं अपने इस जीवन से भी बुरी तरह ऊब गई हूँ। लेक्चर्स और ट्यूटोरियल में बंधी हमारी संकुचित जिंदगी, छोटे छोटे झगड़े, पर निंदा, ये मेरा ध्येय न था। शायद तुम मुझे पलायनवादी कहो, पर जब एक द्वार मेरे सामने खुल रहा है तो मैं क्यों उससे निकल के ना भाग जाऊं। जिनके चारों ओर द्वार बंद हो वो क्या करें? उसी कारागार में रहते रहें, शिक्षों से आती धूप और मध्यम प्रकाश के बल पर सांसें लेते रहें। तो अब वहाँ मीनाक्षी भी ना रहेगी। सुषमा सोच कर बैठी। मीनाक्षी अपने सहज स्वभाव के कारण सुषमा के मन के निकट आ गई थी। वह सुषमा को चाहने लगी थी और प्रायः सुषमा के कारण और उसे झगड़ भी पड़ती थी। पर उसने मीनाक्षी के भविष्य का विचार कर उसके लिए सुखी होना चाहा। संजय ने कमरे में आकर कहा, जीजी तुम हर वक्त खाली बैठी बैठी क्या सोचा करती हो? मेरा स्वेटर ही बुना करो, मुझे पता है वह अधूरा रह जाएगा। सुषमा ने सायास हंसते हुए कहा, तो इतना बिगड़ता क्यों है? वहां से पूरा करके भेज दूंगी। बड़ी आलसी हो गई हो, कुछ भी नहीं होता। आकाश के उस टुकड़े में ऐसा क्या दिखता है जो हर वक्त उधर ही ताका करती हो? सुषमा मुस्कुरा दी। फिर प्रतिमा उसके पास सरक आई। जीजी क्या सच में मैं डॉक्टर बन जाऊंगी? उसका उजला तरुण मुख उसकी सारी आशंकाएं प्रतिबिंबित कर उठा। क्यों नहीं प्रतिमा, उतने बरस लगते हैं, फिर सब कहते हैं कि बड़ा खर्चा होता है। तुझे खर्चे की क्या चिंता पड़ गई? सुषमा ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। अम्मा ही हर वक्त रोना रोया करती हैं। नीरू की शादी, हम सबकी पढ़ाइयाँ, कहती हैं कि डॉक्टर बनकर क्या करेगी। नीरू के बाद प्रतिमा चुप हो गई। सुषमा प्रतिमा को देखने लगी। ये छोटी सी बहन इतनी बड़ी हो गई है कि शादी की बात से शर्माने लगी है। प्रतिमा के मुख पर अभी भी बचपन की छाप थी, पर मानसिक रूप से वह बहुत प्रौढ़ हो गई थी। आज की जिंदगी कितना कुछ सिखा देती है, सुषमा ने सोचा। संजय ने उछल कर कहा, और अम्मा कहती है कि वह अरविंद है ना,
नारायण दादा का छोटा भाई, उसी से प्रतिमा की शादी कर देंगे। हट, तू बीच में क्यों बोलता है? प्रतिमा ने बड़े बड़प्पन से संजय को झिड़का। जी 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 जी, जब उनका प्रैक्टिकल खराब हो गया तो लगी थी रोने। अरविंद ने बहुत समझाया, तब चुप हुई थी। सुषमा के होठ टेढ़े हो गए। एक स्वप्न का जन्म और उसकी मृत्यु, क्या प्रतिमा के साथ उसी इतिहास की पुनरावृत्ति होगी? फिर उसने स्वर में बड़ा प्यार भर कर कहा, अम्मा की बात ना सुना कर, अभी 1 साल और है, फिर जहाँ भी कहेगी वहाँ पढ़ने का इंतजाम हो जाएगा। जी जी, मेरा स्वेटर, संजय ने याद दिलाई। अरे वो भी हो जाएगा। उस दिन के बाद सुषमा ने अपने को विविध कार्यों में उलझा लिया। संजय का स्वेटर बुनने लगी, निरुपमा को कुशन कवर्स के नए कढ़ाई के डिजाइन बताने लगी, कभी कभी रसोई में भी चली जाती और अम्मा का हाथ बटाती। अम्मा को इन दिनों सुषमा पर बड़ा दुलार आ रहा था। तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाया करती। खाने के बाद रात को सुषमा पिताजी को पान लगा कर देती और उनके पास बैठकर उन्हें कॉलेज की बातें बताया करती। उसे लगता कि उसके हरे थके पिता के मुख की रेखाएं कम हो जाती हैं, जैसे उन्हें बड़ा चैन हो कि उनकी चिंताओं का साझेदार कोई और भी है। पर इतनी व्यस्तता में भी वह कभी अनमनी गुमसुम हो जाती। छुट्टी के दिन जैसे पंख लगाकर उड़े जा रहे थे। जब वो वापस चली तो पिता को उसके हाथ के लगे पान न मिलने का दुख था। संजय उदास हो उठा, प्रतिमा रोई, सुषमा का दिल स्वयं भर आया। लौटते हुए ट्रेन जब यमुना ब्रिज पर से गुजरकर दिल्ली स्टेशन की ओर बढ़ी तो वह पलकें झपकाती शहर की सहस्रों बिजलियों को देखने लगी। उसे लगा कि वह अब अपने घर आ रही है। वह डिब्बे से उतरकर अपना सामान कुली पर रखवा कर चलने वाली थी कि कुछ दूर पर एक खंबे के पास चुपचाप खड़े नील पर उसकी दृष्टि पड़ी। वह अचकचाकर रुक गई। नील धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, नमस्कार, पहचान लिया आप? सुषमा को दिन भर के सफर के बाद की अपनी मटमैली साड़ी और बिखरे बालों और अपने मुंह पर कोयले की परतों का ख्याल आ रहा था। नील बिल्कुल सफ़ेद कमीज और पतलून पहने हुए था। किसी को लेने आए हो? उसने पूछा। हाँ, नील उसकी आंखों में देख रहा था। उसकी इस तरह सीधा देखने की आदत से सुषमा को बड़ी घबराहट होती थी। फिर वो आए कि नहीं? आए हैं, नील ने कहा। उसके शब्दों में कहीं कोई दुराव ना था। उसकी आंखें साफ साफ सुषमा से कह रही थीं, पर उस मूक अनुनय की अवज्ञा कर सुषमा ने कहा, अच्छा तो नमस्ते। सुषमा नील को छोड़कर आगे बढ़ गई। कुली ने सामान ले जाकर टैक्सी पर रख दिया। वह सामान रखकर मुड़ी कि पीछे से नील ने हठी बच्चे की तरह कहा, मैं भी चलूंगा। वह चौंकी, आप कहाँ जा रहे हैं? पीछे पीछे तो आ रहा था, एक बार भी मुड़कर आपने नहीं देखा। मैं कह देता हूँ, चाहे नाराज हो, मैं भी चलूंगा। बस वहां तक चलेंगे, फिर लौट कर आएंगे, सुषमा ने कहा। हाँ, इतनी रात को मैं 7-8 मील अकेले नहीं जाने दूंगा। हमेशा ही तो जाती हूँ, सुषमा मंद स्वर में बोली। नील के हट के समझ हुआ अवस होने लगी। वह नील को ताकने लगी, पर आज मैं नहीं जाने दूंगा। सुषमा के पर्स खोलने से पहले नील ने ही कुली को पैसे देकर निपटा दिया। उसने टैक्सी का दरवाजा खोला और सुषमा चुपचाप एक कोने में बैठ गई। जब तक टैक्सी चांदनी चौक और दरियागंज की भीड़ भरी सड़कों से गुजरती रही, नील शीशे से बाहर देखता रहा। जैसे ही वह मथुरा रोड की अपेक्षाकृत अंधेरी और सुनसान सड़क पर आई, नील उसके पास सरक आया। इसीलिए आने की जिद कर रहे थे? सुषमा का स्वर टूट गया। हाँ हाँ हाँ, मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत खराब। कुछ भी समझिए, पर मुझे दूर मत रखिए, सुषमा ने धीरे से कहा। टैक्सी ड्राइवर क्या सोचेगा? ही कैन गो टू हेल, मुझे उसकी क्या परवाह। आप नहीं जानती मैं कितना हठीला और जिद्दी हूँ। जो कुछ चाहता हूँ चीख पुकार शोर मचाकर पा ही जाता हूँ। मैं ना चाहूँ तब भी? आप क्यों अपने को बुलावे में डालती हैं? मैं जानता हूँ कि आप चाहती हैं। अगर नहीं चाहती हैं तो क्यों मेरी ज्यादतियाँ बर्दाश्त करती जाती हैं? माना कि आप बहुत करुणामयी हैं। मैं तो इतना स्वार्थी हो गया हूँ कि प्यार नहीं तो करुणा ही सही, जो भी मिले। बताइए, क्यों मुझे दुत्कारती रहती हैं? छोड़िए तो मुझे, सुषमा ने हट किया। नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरी बात का जवाब नहीं दूंगी। ये सब ठीक नहीं है, मेरा मन स्वीकार नहीं करता, सुषमा ने बहुत धीरे से कहा और नील के पास से मुक्त हो वह कुछ दूर खिसक गई। नील का आधा चेहरा अंधकार में था।
जब टैक्सी किसी लैंप पोस्ट के नीचे से गुजरती तो उसकी आंखों में प्रकाश प्रतिबिंबित होने लगता। सुषमा जैसे अथाह सागर में डूबने लगी थी। उसकी सांसें टूट टूट जाती, उसकी कांपती उंगलियां अपनी साड़ी के मुड़े किनारे को ठीक ठीक कर रही थी और कभी ठंडी हवा आ जाती और उसकी खुली बाहों पर रोएं उठ जाती।